अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आपका आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, I am talking about economy of Pakistan and India. My God. बहुत सीरियस टॉपिक है भैया। नहीं माशाल्लाह स्टार्ट कितना अच्छा इन्होंने लिया है। No, I am extremely sorry. ING लग जाता ना तो पूरा जुमला ठीक था। ये इंटरप्ट के साथ हाँ जी ING लगा। जी रहने तो यार, CNG इधर मिल नहीं रही तो ING कहाँ से लगा दूं? गवर्नमेंट ने कहा हुआ है 3 दिन CNG की छुट्टी होती है, 3 दिन ING की छुट्टी होती है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान की? यार मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग इधर देख रहे हैं कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर बज़ाहिर जो चीजें मुझे नजर आती हैं कि हम लोग जो हैं वो इकोनॉमी में काफी मस्कीन हो गए हुए हैं, जिस तरह के मुझे नजर आता है। और इंडिया जो है हमारे साथ वो भी मुल्क है, इसके बारे में दो राय पाई जाती है और दो ही इंतहा की है। दोनों ठीक मालूम होती है, दोनों राय ठीक मालूम होती है। एक तरफ के लोग कहते हैं जी कि जो इंडिया है ये तो अब अमेरिका के लेवल का मुल्क बन गया, बहुत तरक्की कर गया, चाइना को टकरे मार रहा है। दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई जी इंडिया की बड़ी बुरी हालत है, इतनी गुर्बत पूरी दुनिया में कहीं नहीं जितनी इंडिया में है। अल्लाह पाक करे लोग बेचारे सड़कों के ऊपर लड़कों के नीचे नहा रहे हो। और हिंदुस्तान की गुर्बत का मुकाबला इथोपिया से किया जाना चाहिए। हाँ। ये बिल्कुल दोनों इंतहाएं हैं और मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग एक इंतहा को पोर्ट्रे करते हैं और कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से दूसरी इंतहा को मंजर आम पर लेके आते हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये दोनों जो इंतहाएं हैं इनको प्रोपेगेट करने से उन दोनों ग्रुप्स को क्या मिलता है। Yes, I am also thinking about this. On the same lines. Yes, on the same lines and on the same falsafa of India. तुम तो हिंदुस्तान देख के आए हो, तुमने क्या महसूस किया है गुर्बत के हवाले से या हिंदुस्तान की तरक्की के हवाले से? तुम्हारी फीलिंग्स क्या है? लो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना को मैंने देखा है ना उधर, मैंने ये देखा है कि उसकी हालत जो है ना बज़ाहिर उसका रहन सहन ये वो पाकिस्तान से वाकई काफी कहीं कहीं तो बहुत ही गुर्बत है। हाँ। बल्कि मैंने ये देखा था कि उनका जो बंबई का गंदा नाला था ना वो हमारे गंदे नाले से ज्यादा गंदा था। मगर अच्छे इलाके भी थे, बहुत अच्छे इलाके भी थे। दिल्ली जो है वो भी लाहौर की तरह ही था हिंदुस्तान। मगर दिल्ली में मैंने डिफेंस गुलबर्ग मॉडल टाउन नहीं देखा। मगर जो इलाके उनके पॉश हैं या जो महंगे इलाके गिने जाते हैं वहां पे 4-5 मरले का जो घर है वो भी करोड़ों में है। भाई जी कितने का? 7.5 करोड़। ये कितने का जी? 18 करोड़। ओ या अल्लाह, बहुत महंगे घर है। ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की अमारत हमारी अमारत से ज्यादा अमीर है और हिंदुस्तान की गुर्बत हमारी गुर्बत से ज्यादा गरीब है। एक तरफ हिंदुस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है, जो शाइनिंग इंडिया है, राइजिंग इंडिया है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में गुर्बत, भूख, नंग, अफलास और बेरोजगारी वो अपनी इंतहा पे है। और पाकिस्तान जितने भी इक्तिसादी सर्वे हैं या सोर्सेज हैं, वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, CIA की वेबसाइट पर चले जाओ, वहां पर दोनों मुल्कों का कंपैरिजन देख लो। जो मुख्तलिफ इकोनॉमी के इंडेक्स हैं उनमें कई हवालों से हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोसों आगे और कई हवालों से बहुत पीछे। हाँ, बंबई में ऐसे घर मैंने देखे हैं 4-5 कनाल के, जो इधर ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ में मिल जाए ना जो कोठी, उधर कितने में है? सैकड़ों करोड़ों में। सैकड़ों जी, 700 करोड़ की कोठी है। 700 करोड़ ऊपर से ये को बता रहे हो यार परदेश में एकदम। एक तरफ तुम देखो कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो फीकस आमदन है, वो अमरीकी जो जायजा रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान से बेहतर है। वहां पर $3.5 यौमिया है, जबकि पाकिस्तान में ये जो है फीकस आमदन ये $2.5 है। लेकिन इसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो निस्फ आबादी है वो कमोबेश एवरेज आबादी के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो निस्फ आबादी है, निस्फ से ज्यादा जो आबादी है, उसकी फीकस यौमिया आमदन जो है वो $1.25 है। वहां पे डॉलर चलता है। स्टैंडर्ड डॉलर बनाया हुआ है ना यार। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल डॉलर कितने का है?
بات کدھر لے کے جا رہے ہو؟ بات وہ کرو جو کر رہے ہو. کہ دونوں ملکوں کا اقتصادی کمپیریزن تم پوچھ رہے تھے. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے کئی انڈیکسز میں ہم آگے, کئی انڈیکسز میں ہندوستان آگے. نہیں تو غربت کا ادھر غربت کا بہت برا حال ہے ہندوستان میں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں 42% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں, اور ہندوستان اس وقت ورلڈ لیڈر ہے. ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے غذائی قلت کا شکار بچوں کی, وہ نمبر 1 ہے. یعنی ان کو غذا پوری نہیں ملتی. غذا پوری نہیں ملتی. بے شک یہ ان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, یورپین سٹینڈرڈز ہیں جو بہت ہائی سٹینڈرڈز ہیں. غذائی قلت کا شکار یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن ان کو پراپر فیڈ نہیں ہو رہے وہ بچے. اور پاکستان اس حوالے سے دنیا میں 17ویں نمبر پہ ہے, 17th پہ. اچھا, واہ واہ واہ. یعنی کہ یہاں پاکستان کے بچوں کو غذا مل رہی ہے ملاوٹ والی. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہی نا, ملاوٹ والا دودھ اور ملاوٹ والی ساری یہ خرابیاں ہندوستانیوں میں بھی موجود ہے. ہندوستان میں جناب؟ اچھا, وہاں بھی چھپڑ کا پانی دودھ میں ملا لیتے ہیں. یقیناً وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اوور آل جو قانون کی عملداری ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر. اچھا, نہیں یار میں نے تو وہاں دیکھا کہ سپاہی بیچارہ رشوت لینے کے لیے رکشا کرا کے گاڑی کے پیچھے پیچھے آتا ہے. ہاں مان سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو دوست ادھر لے کے پھر رہے تھے نا, ان کے پاس پتہ نہیں کاغذ نہیں تھے ادھر بمبئی کے, وہ دلی کے رہنے والے تھے. ادھر گاڑی لے کے جائیں تو کاغذ وہاں کے لینے پڑتے ہیں. وہ پولیس والوں نے کہیں روک لیا, وہ انہوں نے رشوت طے کی 500 روپیہ. اچھا, اس نے جان بوجھ کے کہہ دیا کہ یار میرے پاس 500 نہیں ہے, آؤ تو میں ATM سے نکلوا کے دیتا ہوں. وہ سپاہی رکشا کرا کے باخدا اس کے پیچھے پیچھے گاڑی لگ گیا. وہ سپاہی رکشے میں بیٹھا ہوا سوٹی پکڑ کے, ادھر سے اس نے بھی 5-6 گلیاں اس کی سیر سور کرا کے ATM کے سامنے کھڑا کر کے بینک کے اس نے 500 روپیہ ATM مشین سے نکال کے اسے دیا. اللہ جی, کہتا بڑی مہربانی, چلا گیا رکشے میں بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار رکشے پہ پیچھے رشوت لینے آیا. شکر عزیزہ یہاں پاکستان میں یہ نہیں, یہاں پہ تو خیر جو سپاہی پکڑ لیتا ہے وہ اتنی دیر تک جانے نہیں دیتا جب تک رشوت نہیں لے لیتا, اور اگر پاس پیسے نہ ہو تو وہ کڑی چھڑی بھی اتروا لیتا. اچھا صحیح بتائیں, ہندوستان میں غذائی قلت کا معاملہ سے بچوں تک محدود ہے؟ نہیں, اگر بچوں کی بات کی جائے تو ہندوستان دنیا میں جیسے بتایا ہے کہ ورلڈ لیڈر ہے, لیکن اگر بڑوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس میں ہندوستان کا نمبر 15واں ہے. اور زیادہ جو افسوس کی بات وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں زیادہ تر جو دلت ہیں, جو نچلی ذات کے ہندو ہیں, وہ غذائی قلت کا شکار ہیں, اور اس بات پر اقوام متحدہ کی رپورٹس میں افسوس کا اظہار کیا گیا. ہاں میں نے یہ سنا ہے, واقعی ادھر ذات پات کے حوالے سے بڑی عجیب سی صورتحال, خوفناک صورتحال ہے. اور جو نچلی ذات کے دلت ہندو ہیں وہ یعنی کل ہندوستان کی آبادی کا 25% حصہ ہیں, لیکن جب گلوبل ہنگر انڈیکس کی بات آتی ہے, جب غذائی قلت کا شکار جو پوری ہندوستانیوں کی تعداد ہے اس کا وہ 55% حصہ ہے. نہیں, ذات پات کے حوالے سے پاکستان میں تو جب سے پاکستان وجود میں آیا بڑی بہتری پائی گئی ہے. یہاں پہ تو بے شمار جو ذاتیں ایسی جو پاکستان بننے سے پہلے چھوٹی ذاتیں گنی جاتی تھیں, ان میں اب بہت بہت اچھے لوگ, بہت بہت بڑے مرتبے والے لوگ بھی آئے. تو بات پھر یہی ہے نا کہ جب بھی ہم دونوں ملکوں کی اقتصادیات کا جائزہ لیتے ہو تو کسی قسم کی میں نے کہا جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے, انتہا پسندی کی نظر نہیں کرنی چاہیے اپنی بحث جو ہے. ہاں, ہر بحث کے اوپر یا ہر بات کے اوپر بندے کو غصے میں بھر نہیں کر دینا چاہیے. یہ برا تو نہیں لگا سیریس بات میں. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پارٹ ٹائم ہو یا فل ٹائم, گھریلو ملازم اور ملازمہ ہر گھر کی ضرورت بن چکے ہیں. اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گھریلو ملازم جناب شرفو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ویسے حد ہو گئی, ہر گھر کی ضرورت کیا مطلب, یہ ملازم ہے یا UPS ہے؟ اور یہ جو آپ نے مجھے جناب شرفو کہا ہے یہ تنزیہ کہا ہے؟ نہیں یار, پیار سے کہا ہے. بڑی مہربانی جی. اصل میں مجھے پیار سے کوئی جناب کہتا نہیں, یہ تو آپ نے کہا ہے نا جی جناب پیار سے, ورنہ میرا صاحب نے مجھے ایک دفعہ جناب کہا تھا اور وہ بھی تنزیہ کہا تھا. اچھا, میں سویرے لیٹ اٹھا تو صاحب آگے اپنے بوٹ آپ ہی پالش کر رہے تھے. میں نے کہا یور یہ کیا کر رہے ہیں, ادھر دے میں پالش کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں نہیں جناب آپ اپنے بھی لے آئے, میں کر دیتا ہوں. اچھا, پھر میرا صاحب کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا جی. کیوں؟ میں سچی مچی اپنے بوٹ لے آیا نا جناب. اس پہ نہیں تھا جھگڑا ہونا, اصل میں میں نے بوٹ رکھ کے کہیں کہہ دیا کہ صاحب جی ذرا اڈیوں سے صحیح چمکانا.
बस फिर वो बूटों की हड्डियां मैंने कहा है, तो मैं फिर सारा दिन हड्डियां चुक चुक के गेट के ऊपर से कहता रहा हूं, और चलो माफी दे दियो। फिर मिल गई माफी? हाँ जी मिली माफी। बेगम साहबा पेके से वापस आ गई ना। अच्छा। उन्होंने आके साहब को चाटा, उन्होंने कहा चलो जाने दो, मेरी जूतियां पॉलिश कर देती हूँ। उसने कह दिया तो कौन सी बात पड़ गई। वाकई बेगम साहबा ने ये कहा? लो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। बेगम साहबा ने सिर्फ कहा नहीं, वो करवाती भी थी जूतियां पॉलिश। अच्छा। हाँ जी ये तो हर घर की स्टोरी है। लो शर्फू आपको अपनी पेशा वाराना जिंदगी का निचोड़ बताने लगा है। क्या? मैंने कोई 27-28 घरों में काम किया है। मेरा एक्सपीरियंस और मुशाहिदा ये बताता है, जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर जाती है ना, वो बीवी के नीचे लग जाता है। और जिसकी 1 लाख से कम होती है उसको कोई पार नहीं होता। जितनी कम तनख्वाह होती जाती है उतना ही बंदा दलेर होता है। ज्यों ज्यों तनख्वाह बढ़ रही होती है बंदा घट रहा होता है। ये एवं तो नहीं 7-8 हजार तनख्वाह वाले लोग लारी अड्डे बीवी को गोत से पकड़ लेते। सिटा लै दिया तेनू एडी ती शोखी, 15 रुपये का सिटा, मुंह खोल के सिटा लै दियो। ये जो लारी अड्डा और एयरपोर्ट होता है ना जी, यहाँ पे बंदे की तनख्वाह 1 सेकंड में पता चल जाती है। हाँ जी लारी अड्डे जिस औरत बेचारी ने पारा ट्रंक सिर पे उठाया हुआ है और खामद पीछे अपना मफलर मोटे के ऊपर रख के टैक के साथ जा रहा है। अच्छा। समझ लो इस बंदे की तनख्वाह 10,000 के थले थले। और अमीर आदमी की क्या पहचान होती है? एयरपोर्ट जाके देख ले, अमीर आदमी के एक हाथ में टैची, दूसरे हाथ में काका होता है, और फिर बीवी से कह रहा होता है कि जानू हैंडबैग भी मुझे दे दो। बंदा पूछे दोनों हाथ तो तुम्हारे मसरूफ है, हैंडबैग तुम दांतों में लटकाओगे। अमीर आदमी की बीवी ने सिर्फ पासपोर्ट और टिकट पकड़ा होता है, और वो भी जाके जब काउंटर पे रख देती है, बाद में हाथों को ऐसे ऐसे कर रही होती है। अच्छा शर्फू ये बताओ कि जिंदगी में कभी कोई और काम करने के बारे में नहीं सोचा? जी पहले नहीं था जी सोचता, अब सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ। अब क्या हो गया? और जनाब अब 5,000 में गुजारा नहीं होता। पहले हो जाता था? नहीं पहले जरा और काफी ऊपर से बन जाते थे पैसे, अब नहीं बढ़ते जनाब। क्या मतलब? अच्छा। पहले बहुत पैसे जनाब बन जाते थे ऊपर। बेगम साहबा इतनी सख्ती से हिसाब नहीं थी लेती, महंगाई जो इतनी नहीं थी। अब जनाब पैसों का हिसाब वो पाई पाई का लेती है। जब भी सब्जी सुब्जी लेके आए आगे शुरू हो जाती है, बल्कि कहती है रसीद लेके आया कर, और कैश मीमो पे रसीद लाया कर। अब सब्जी वाला जो रेडी वाला बेचारा, उसके पास कैश मीमो कहां से आ गया। उधर सब्जी वाला भी सब्जी सस्ती नहीं करता अब, वो भी कहता है नहीं भाई 5 रुपए भी नहीं कटाने, पूरे पैसे दो। बल्कि सब्जी वाले शौक है इतने हो गए हुए, टगे टगे की बातें करते हैं। परसों मैं आलू लेने गया हूं तो काने आलू डाल रहा, मैंने कहा काने आलू दे रहे हो? कहता है ले जाओ, काने हैं, अन्य तो नहीं ना। काने ने तो फिर क्या हुआ, तुमने कौन सा इनसे सिलाई कढ़ाई करानी? एक जमाना होता था जुनैद साहब इतना सस्ता कि 10 रुपये बेगम साहब ने देने किलो दाल लेके आओ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 1.25 किलो ले आनी, 2 रुपये उसमें जेब में भी डाल लेने, फिर 2.5 रुपये घर वापस कर दे। अच्छा। अब तो जब सौदा लेने जाए 500,000 का नोट लेके जाते हैं, फिर कई दफा कभी जूती दुकान पे रखवा के आता हूं, किसी दुकानदार को शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है। ये कुछ दिन पहले गोश्त लेने गया था, जमीला के वालिद ने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी 750 रुपए की। जमीला के वालिद? गलत ना समझना, जमीला मेरी बीवी का नाम है। वो घड़ी उतार के गोश्त वाले को दे के आया, अभी तक वापस नहीं लाया, चूंकि साहब इस्लामाबाद गए हुए। वो वापस आएंगे, आके बेगम साहबा को पैसे देंगे, मैं जाके कसाई को दूंगा तो 750 की कड़ी वापस आएगी। इतना बुरा दौर आ गया। ये कुछ अर्सा पहले इतनी खुशहाली होती थी, इतना दीद लिहाज होता था, मालकान जो खुद खाते थे उससे अच्छा अपने नौकरों को खिलाते थे। और अब हाय हाय हाय, मालिक कहते यही है कि जो हम खुद खाते हैं वही तुम्हें खिलाते हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी वही खिलाते हैं, मगर वो खिलाते हैं जो आपने 2 दिन पहले खा लिया होता है। बासी खिलाते हैं। और क्या जनाब, खुद ताजा गोश्त खाते हैं, और मेरी प्लेट में वो हड्डी होती है जिसके साथ उतना को गोश्त लगा होता है जितना को अमीर मुकाम के मुंह पे फिंसी नहीं निकली होती। इतने बड़े मुंह में सिर्फ इतनी को फिंसी, इतनी बड़ी हड्डी में इतना को गोश्त लगा, और ऊपर से बड़े फखर से कह रहे होते हैं कि ले आज पुट दी हड्डी खा। पुट दी हड्डी? ले शहजादी आज
دستی دی ہڈی کھا لاج گردن دی ہڈی کھا. وہ میں نے کہا ساتھ حصے کا نام ضرور لگانا, سیدھا کہا ہڈی کھا. میں نے کہا بھی ہے, میں نے کہا جی پٹھ کی بوٹی ہوتی ہے, پٹھ کی ہڈی نہیں ہوتی. اوپر سے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیا طاقت صحیح ہڈی میں ہوتی ہے, گوشت میں نہیں ہوتی. میں نے کہا مجھے کیوں پھر اتنی ہڈیاں کھلا رہے ہیں, مجھے دودھ والی دکان پہ دورہ پڑ جاتا ہے, یا میں کسی چوک میں جا کے گر گیا تھا جو مجھے ہڈیاں کھلا رہے. پہلے وقتوں میں تو انے واہ ہڈی پکتی تھی جناب, اب تو بیگم صاحبہ گوشت پکانے سے پہلے بھی بوٹیاں گنتی ہیں, جب پک جائے تو پھر بوٹیاں گنتی ہیں. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے میری بڑی بےزتی ہوئی ہے جناب. کہتی ہے پکانے سے پہلے 13 بوٹیاں تھیں, یہ پک کے 12 کیوں ہو گئی ہیں. میں نے کہا جی پتہ نہیں کوکر میں کوئی بڑی بوٹی چھوٹی بوٹی کو کھا گئی ہوگی. آگے کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی بڑی مچھی چھوٹی مچھی کو نہیں کھا جاتی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پا جنید, ابھی میں آ رہا تھا تو گلی میں نا راشک میں پڑا ہوا, یہ چینل کی طرف جو سڑک مڑتی ہے اس سے پہلے وہ گلی نہیں, وہ میں شارٹ کٹ آ جاتا ہوں, وہ گلی میں رش پڑا ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارٹ کٹ نہیں آتے, تم ہوٹل والے سے بچ کے ادھر آتے ہو. بہت اچھے, ہوٹل والے سے میں کیوں بچتا ہوں؟ میں سب کے سامنے کیا بتاؤں کیوں بچتے ہو اس سے یار اس طرح نہ کیا کرو, کیمرے چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے پتہ نہیں کہ اس سے آنکھ چلا کے اس کی دال پی کے آ جاتا ہے. تو بات کرنے والی کیا کرو. اچھا کیا کر رہے تھے؟ گلی میں رش پڑا ہوا, میں نے سکوٹر سائڈ پہ کر کے دیکھا, بندے بہت اکٹھے ہوئے, وہ مرغے لڑ رہے تھے, تڑا تڑ لڑ رہے ہیں, لو لوہان ہوئے ہوئے اور لڑ رہے ہیں. میں نے نیچے اتر کے رکھ کے 2 چھڑی دونوں کو. کس کو, مرغوں کو یا ان کو جو کروا رہے تھے لڑائی؟ نہیں یار, جو لڑائی کروا رہے تھے لڑکے, مرغوں کو میں پاگل ہوں ان کو مار دوں, میں جانوروں سے نہیں لڑتا. ایک دفعہ ایک مرغے کو میں نے سیل ککڑ کو چپیٹ ماری تھی, اس نے میرا گریبان پکڑ لیا. میں نے خیر اس کی کلگی کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا چل یار جانے دے, معافی دے دے, پھر اس نے مجھے چھوڑا. اور لڑکوں کو میں نے کٹا پکڑ کے میں نے کہا بیوقوفو پاگلو کیوں ان کو لڑا رہے ہو, لو لوان یہ ہوئے ہوئے. کہتے ہیں یہ صاحب جائیں آپ کی مہربانی جناب, ہماری شرط لگی ہوئی ہے. شرط لگی, شرطیں لگا کے یار مرغے لڑاتے ہیں, لاکھوں روپوں کی شرطیں لگتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں میں نے دیکھا ہے مرغے لڑانے. اور نہیں, تمہیں کس نے کہا ہے یہ بیماری یا لت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پاکستان تو اس حوالے سے کسی قطار شمار میں نہیں آتا. لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر اتنی پابندیاں, قانون سازی کی گئی ہے کہ یہ جو خونی کھیل ہے, یہ جانوروں پر جو ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں, این جی اوز ہیں, انہوں نے باقاعدہ دباؤ ڈال کر طرح طرح کی قانون سازی کروائی ہے, لیکن ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا. فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے کھلے میدانوں میں یہ مقابلے ہوتے تھے, اب بند جگہوں میں, بند کمروں میں, گھروں کے اندر, بڑے گھروں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی شرطیں لگتی ہیں, وہاں پر بھی اسی طرح مرغ مارے جاتے ہیں. لاطینی امریکہ میں, ہاں فلپینی. یار کچھ عرصہ پہلے, میں تمہیں ایک بات بتا دوں, کچھ عرصہ پہلے سعودی عربیہ میں ایک جگہ پر چھاپا مار کر سعودی پولیس نے 100 سے زیادہ فلپینیز کو گرفتار کیا تھا جو مرغوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے, کروا رہے تھے. 100. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ادھر جہالت کی وجہ سے مرغے لڑ پڑتے ہیں. نہیں, پڑھے لکھے مرغے بھی لڑتے ہیں, اور پڑھے لکھے مرغے زیادہ لڑتے ہیں. انگریزوں کے مرغے لڑ پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اور زیادہ خونی مقابلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. پاکستان میں تو صرف یعنی مرغ لڑتے ہیں نا, عام مرغ لڑتے ہیں, وہاں پر اسلحے سے لیس ہو کے لڑتے ہیں. اسلحے سے؟ ہاں یعنی مرغا پستول نکال جناب, یعنی ان کے پنجوں پہ وہ نوکیلے کیل لگا دیتے ہیں یا بلیڈ لگا دیے جاتے ہیں اور چمڑے سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کھیل یہ کھیلا جاتا ہے کہ مرغوں کے پنجوں کو زہر میں ڈبویا جاتا ہے, اور وہ کیکڑے کے جو زہر ہے, کیکڑے کے ڈنک سے وہ زہر بنایا جاتا ہے, اور دونوں مرغوں کے پنجوں پہ وہ زہر ملا ہوتا ہے. جو زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے, دوسرا مرغا اتنی جلدی یعنی موت کو گلے لگا لیتا ہے. اور بلیڈ بھی پنجوں کے اوپر لگا. جناب ابھی کچھ عرصہ پہلے 2011 میں کیلیفورنیا میں اسی طرح کے ایک مقابلے کے دوران ایک مرغ نے, جس کے پنجوں پہ اسی طرح بلیڈ لگا ہوا تھا, اس نے ایک شخص کی ٹانگ کاٹ لی تھی, یعنی ٹانگ پہ حملہ کر دیا تھا, تو اس کی نس کٹ گئی تھی اور اوور بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہاں, یہ واقعہ میرے ایک دوست نے امریکہ سے مجھے فون پہ سنایا تھا. اس نے کہا کہ مرغے نے بندہ مار دیا ہے, پھر امریکی حکومت نے سزا کے طور پہ اس مرغے کی کڑھائی بنا لی تھی, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کڑھائی کھائیں گے بھی کچھ نہ آڑیے. کچھ نہ آڑیے جب کڑھائی کھاتا ہے, اللہ معاف کرے.
हड्डी गोश्त एक हो जाता है। अच्छा तुम्हें पता है ये जो लड़ने वाले मुर्ग हैं इन पर शर्तें भी लाखों में लगती हैं और इनकी कीमत भी लाखों रुपए तक जाती है मुर्गों के जनाब। 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इनकी कीमत होती है, जो अच्छी नस्ल के मुर्गे होते हैं। और सबसे जो ज्यादा यानी अच्छी नस्ल का मुर्गा, लड़ने वाला मुर्गा समझा जाता है वो सिंधी असील है और दूसरे नंबर पर पंजाबी मादिया है। वाह, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में फिर काला जावा है, लाल जावा है, सतमोरा है, फालिया है, मियाँ वाली है, ये सारी नस्लें जो है ये लड़ाई में इस्तेमाल होती है। शक्लो सूरत और गेटअप तुम्हारा दानिश्वरों वाला है और गुफ्तगू तुम्हारी तुम किसी वक्त रिटायर वालदारों वाली भी करते हो। ये क्या बात है? जो सिर पे मेहंदी लगा के अपना कुकड़ पकड़ के नहीं बनैन पहन के जा रहे होते। अब तोतों के बाद देखो इसने सील कुकड़ों का नॉलेज शुरू कर दिया। को दुकान डाल रहे हो कहीं? पहले तुम सवाल करते हो फिर मेरा मजाक उड़ाते हो। सॉरी। अच्छा ये बताओ कि ये जो लाखों रुपए का एक मुर्गा होता है, ये कोई 2400 सीसी मुर्गा होता है, काफी बड़ा। ये क्या बात हुई? ओ भाई, उनकी जो लड़ने की सलाहियत है उसकी वजह से उनकी कीमत लगाई जाती है और उनके बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं। होता वही साइज है। हाँ, वो बल्कि ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा स्लिम स्मार्ट होता है वो। और उनको तरह तरह के मुरब्बे खिलाए जाते हैं, चांदी के वर्क तक उनकी नजर किए जाते हैं। बादाम पिस्ते खिलाते हैं, बादाम पिस्ते खिलाते हैं और उस पर हजारों रुपए माहाना खर्च किए जाते हैं। और इसका असूल ये है कि जब लड़ाई करवाई जाती है तो उससे 2 दिन पहले उनको पानी नहीं पिलाया जाता, उनका पानी बंद कर दिया जाता है। जिसका हुक्का पानी बंद हो जाए उसने लड़ना ही है फिर। और पाकिस्तान में तो खैर ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन लातीनी अमेरिका के मुल्कों में जहां पर ये शौक बहुत पाया जाता है वहां पे मुर्गों को इस तरह की अद्वियात खिलाई जाती हैं जिनकी वजह से उनका गोश्त जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और दूसरा जो मुखालिफ मुर्गा है उसके फिर जो चोंच है या पंजे हैं वो असर नहीं करते। यार वैसे मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ हूं कि पाकिस्तान क्या सारी दुनिया पे मुर्गों की लड़ाई होती है। भाई लातीनी अमेरिका के बाज मुल्कों में तो ये खेल इतना पॉपुलर है जिस तरह अमेरिका में बेसबॉल है। अच्छा। हाँ, और फिलिपाइन में हर साल 2 दफा बाकायदा मुर्गों की लड़ाई का ओलंपिक्स होता है जहां पर दूसरे मुर्गों से मुल्क अपने अपने लेके जाते हैं। शाबाश। दूसरे मुल्कों से मुर्ग लेके जाते हैं, दूसरे मुर्गों से मुल्क लेके आ यार जस्ट स्लिप ऑफ द टंग यार, मुंह से निकल गया भाई। जस्ट स्लिप ऑफ द टंग। मेरे मुंह से गलत बात निकल जाए तो किस तरह रटा डाल लेते हैं। अपनी दफा कह रहा है जस्ट स्लिप ऑफ द टंग। और जिस ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं उसमें फातेह मुर्ग को 15 मिलियन पैसों इनामी रकम मिलती है। हाय 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 हाय, 15 मिलियन। हाँ बल्ले बल्ले, वो तो मुर्गा सीधी मर्सिडीज ही खरीदता होगा फिर। मर्सिडीज पे बैठ के सीधा अपने मोहल्ले में जाकर गली में दूसरे मुर्गों को हारन में जाके कहता होगा सुना पिपल थली खजल होने इधर देख, मेहनत की था जल्ला ने मर्सिडीज देती है। बड़ा कहना होता है लड़ाई झगड़े ना करे कर, लड़ाइयां च की पे वे लड़ाइयां च मर्सिडीज पई। तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जिस रिंग में मुर्गों की लड़ाई होती है, मुकाबले होते हैं, उसे भला क्या कहा जाता है? क्या? कॉकपिट। कॉकपिट तो वो जहाज का नहीं होता, इसको भी कॉकपिट कहते हैं। वाह रे वाह, मुर्गे इतने तरक्की कर गए हुए हैं यार, हम गलियों में खजल होते ही देखते थे इनको। देखो ये पाकिस्तान ने नहीं तरक्की की, मुर्गों ने कर लिया। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। लाहौर की जिला इंतजामिया ने हमारे गवाल मंडी में होने वाले जलसे के बैनर उतार दिए। शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग का इल्जाम। ये क्या मतलब? फरजंदे रावलपिंडी शेख रशीद साहब लाहौर में जलसा करने वाले हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, तो ये लाहौर की इंतजामिया ने बैनर उतरवा दिए? उनका इल्जाम है। तो ठीक किया यार, शेख रशीद साहब ग्वाल मंडी जलसा करने आ रहे हैं। इतनी सी ग्वाल मंडी है, अवामी मुस्लिम लीग का ठाठे मारता समंदर। ये शेख रशीद साहब की मुस्लिम लीग है, जनरल मुशर्रफ साहब की मुस्लिम लीग थोड़ी है। यार ये भी जनरल शेख रशीद ही है। अच्छा। इनके भी कोई घट मेंबर नहीं है, ठाठे मारते हुए ही समुंदर होते हैं। हाँ, ये ग्वाल मंडी छोटा सा इलाका है, वो कोई आलमी मंडी तो नहीं है ना जहाँ पे अवामी मुस्लिम लीग समा जाएगी। अच्छा। ट्रांसपोर्ट भी सारी पंजाब हुकूमत ने बंद कर दी थी। सारी? हाँ हाँ, उधर ग्वाल मंडी जो एक चिंगची रखा जाता था ना, वो पकड़ के अंदर दे दिया उन्होंने कि इस पे अगर बैठ के आ गई अवामी मुस्लिम लीग तो
क्या हाल होगा ग्वाल मंडी का। कुर्सियां उठा के ले गए सारी ग्वाल मंडी में से। सॉरी। हाँ, वो पंजाब टिका उससे बात की थी ना अवामी मुस्लिम लीग ने, आपकी कुर्सियां चाहिए जलसे के लिए। अच्छा। वो सारी की सारी चारों कुर्सियां उठा के वो ले गए। 2 कुर्सियों के पाए टूटे हुए थे, वो भी उठा के ले गए। उन्होंने कहा हमें नीचे ईंटें रख के ऊपर अवामी मुस्लिम लीग बैठ गई तो कौन संभालेगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मुस्लिम लीग साबित कुर्सी पे अच्छी लगती है। हाँ जी, ऊपर से इट बड़ी महंगी हो गई है। 6 इट एक कुर्सी के नीचे, 6 दूजी के नीचे। यार को थोड़ा खर्चा है। बड़ा जुल्म किया वैसे पंजाब हुकूमत ने यार ये शेख रशीद के साथ। सारा माइक सिस्टम फाड़ दिया जलसे का। फाड़ दिया? हाँ यार, उन्होंने इतनी मुश्किल से एक्स-रे गोल करके तू बनाया था तकरीर करने के लिए। यार बहुत ज्यादती करते हैं ये शहबाज शरीफ। बैनर्स फाड़ दिए सारे। हाँ तो और क्या, देखो कितने महंगे बैनर थे दोनों। यार तोहफा भावे इतना को वो महंगा ही होता है। तोहफा क्या मतलब? गिफ्ट किए थे वो शौके छोले वाले ने। उसने कहा था कि यार ये मैंने अपने छोलियों के बैनर लगाए हुए हैं, ये आप उतार ले थोड़ी देर के लिए, इसके पीछे लिख ले और पुठा करके लगा ले। अच्छा। एंटर ने भी इतनी मोहब्बत के साथ नील घोल के ताजे मसवाक के साथ लिखे थे। सामने शेख रशीद के जलसे की लिखाई नजर आ रही थी, पीछे से शौके छोले वाले के होटल की मशहूरी नजर आ रही थी। पढ़ने को इतना अच्छा बैनर मिल रहा था, शेख रशीद का मुर्ग जलसा। अगली खबर पढ़ दो, बेचारे शेख साहब की जान छुड़वाओ। जमहूरी कोफ्ते और अंडे पर गुफ्तगू हो गई ताजे नान के साथ। नेपरा हुकाम ने कहा है कि बिजली 1 पैसा फी यूनिट कम कर सकते हैं। यार ये हुकूमत से दरखास्त करो कि ये कीमतें कम करने वाला रिवाज न डाले। 1 पैसा कम किए, अगले हफ्ते उन्होंने 1 रुपया बढ़ा दिया। एग्जैक्टली। नहीं, इतनी एकदम तो घटानी भी नहीं चाहिए यार। 1 पैसा फी यूनिट कम कर रहे हैं, खुदा के लिए कुछ तो अकल करें यार। एकदम बिजली की इतनी कीमत घटा दी, एसी चल रही है, फ्रिजें चल रही है, उनके दिल कट जाएंगे। हाँ, एकदम खुशी से भी दिल कट जाता है। कट्ठाई 1 पैसा फी यूनिट। यरदारी साहब थोड़े दिनों के लिए बाहर क्या गए हैं, पीछे से इन्होंने लूटमारी शुरू कर दी। घर वाला घर नहीं तो हमको किसी का डर नहीं। वाह जी वाह, 1 पैसा फी यूनिट आप बिजली एकदम घटा दे। बल्ले बल्ले बल्ले, वाह जी वाह भाई नेपरा नेपरा नेपरा। इस तरह ना कर, कट्ठाई 1 पैसा फी यूनिट। वाह जी वाह, हुकूमत की सारी कीती कतरी पे पानी फेर रहे। आगे से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं यार, खुदा के वास्ते ऐसे ना करो। कट्ठाई 1 पैसा फी यूनिट अगर रेट कम कर देंगे तो हर घर में 1-1 रुपया, 1.25 रुपया बिल में से कमी वाकया हो जाएगी। इतनी बचत आवाम कहां संभालती फिरेगी। एक घर में 1.25 रुपया बजट में बढ़ गया, क्यों यार ये लोग खुदकुशियां कराना चाहते हैं लोगों को। लो जी, इस वड्डी ईद में बड़ी कुर्बानी होनी है, देखना तो। बिजली के बिलों का कुर्बानी से क्या यार 1 पैसा फी यूनिट वो कम कर रहे हैं, हर बंदे ने 4-4 बकरे करने हैं, देखना इतनी बचत हो जानी है आवाम को। बिजली की कीमत एकदम इतनी घट गई, बल्ब और ट्यूब जलते हुए जेबों पे हाथ रखा करेंगे। हमने इधर से बल्ब जलाना, टम टांग। कितने खूबसूरत लग रहे हो यार। वाकई बहुत। इसी तरह सारा शो कराओ। एक पिक्चर ले लो। तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि अगर पाकिस्तानी सियासतदानों से सियासत छिन जाए तो इन्हें ढूंढने से भी नौकरी नहीं मिलेगी। हाय हाय हाय, वैसे खान साहब कहते तो ठीक है ईमान से। इनको चाहिए अल्लाह का शुक्र करें, अवाम की खिदमत करें। इनको मौका मिला हुआ है, ये सियासतदान बने हुए हैं, वरना वाकई इनसे सियासत छीन ले कहाँ नौकरी मिलेगी। तुम बताओ कहाँ नौकरी मिलेगी। अच्छा अगर सियासत चलेगी तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहब क्या करेंगे? और यार वो तो फिर भी इतवार बाजार में थोम बेच लेंगी, तुम बाकियों का सोचो। राजा रियाज साहब से अगर सियासत छिन जाए तो वो सोचो बेचारे क्या करें। क्या करेंगे? किसी सरकारी ट्यूबवेल की दीवार के साथ गन्ने लगा के खड़े हो गए। एक फायदा होगा राजा साहब को, बाकियों ने रौ निकालने के लिए मशीनें लगानी है। राजा साहब को मशीन की लोड़ ही नहीं, गन्ना पकड़ के इन्होंने गिलास में निचोड़ देने, जैसे वो रंग साज नहीं दुपट्टा निचोड़ देते। मियां शहबाज शरीफ जितनी तेज तेज चलता है ना, टीसीएस की नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, टीसीएस का पैकेट बहुत तेज पहुंचाएंगे। अमीर मकाम बेचारा मीना बाजार में गुब्बारों में हवा भर भर के बेचा करेगा।
हाय हाय हाय, अगर सियासत छिन गई तो कैम अली शाह साहब सारा दिन परिंदा मार्केट में बैठे रहेंगे। अच्छा, जो भी बंदा परिंदा खरीद के जाएगा उसको पीछे से बुला के मशवरा देंगे, अब बात सुनो सही, ये बटेरा लड़ने वाला नहीं, ये तो भून के खाने वाला है। भाई तुम इधर आओ, तुम ये भून के खाने वाला लेके जा रहे हो, ये लड़ने वाला है, इसको भून भी ले तो फिर लड़ पड़ता है। ऐसे तुम बोलते जा रहे हो। कायम अली शाह साहब को बहुत आसानी से महकमा आसारे कदीमा में जॉब मिल जाएगी और बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर कायम अली शाह साहब आसारे कदीमा में मुलाजिम हो जाए ना तो उस महकमे को खुदाई की जरूरत ही ना पड़े, कहीं किसी पुरानी जगह पे जाके शाह जी को खड़ा करना, जमीन में से खुद ही पुरानी चीजें निकल के बाहर आ जाएगी। आगे जी शाह जी भाई आओ आओ बाहर, और चंगेज खान निकले आ यार, शाह जी आए नहीं, आओ अरस्तु आ यार, ये वास्को डे गामा को भी लेके आओ यार, शाह जी के साथ पुरानी यादें ताजा करें। वैसे इमरान खान साहब, अगर आपसे भी सियासत छीन ली जाए तो आप भी सिर्फ कमेंट्री कर सकते हैं, आपको कौन सा बैट पे तंदी चढ़ानी आती है? यार खुदा का खौफ करो, खान साहब ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है। ठीक है, मगर जितनी उनकी उम्र हो गई है इसमें मोशन देखते हैं, ग्रेजुएशन नहीं देखते। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ। अच्छा अजीज साहब, तस्वीर और वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा हैं, आपने हर तस्वीर और वीडियो क्लिप पे मुख्तसर मगर जामे तबसरा करना है। जी उस्तानी साहबा, मैं हमेशा ही मुख्तसर और पजामे तबसरा करता हूँ। जामे नहीं जामे। अच्छा जामे, सॉरी। ये पहली देखिए हम तस्वीर। जमहूरियत जिंदाबाद अब पेट्रोल साशे में भी दस्तयाब है, देख लो तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं। नहीं दुआएं नहीं है यार, ये मेरी दूर अंदेशी है। हाँ, मैं सोचता था कि ये वक्त आने वाला है जो हुकूमत कर रही है ना हमारी, ये वक्त बड़ा करीब आने वाला है कि पेट्रोल साशे में मिला करेगा। बस अब इसमें ये खतरा है कि कहीं बंदा पेट्रोल का साशे लेने जाए तो उधर से उसको शैम्पू का साशे मिल जाए, या शैम्पू का साशे लेने जाए तो पेट्रोल का मिल जाए। घर आके पेट्रोल के साथ सिर तोड़ के बंदा सारा दिन घूं करता फिर। पास से दोस्त यार कह रहे हो कि भाई जी तुसी वाई कर रहे हो, जाके किसी मिस्त्री को कान च मोबलैल पवाओ, और उधर से जो बंदा पेट्रोल लेने है उसे शैम्पू वाला सैशे मिल जाए, वो जाके स्कूटर में डाल ले, स्कूटर चले ही ना, मिस्त्री को दिखाए बंदा, मिस्त्री कहे भाई जी पेट्रोल दे विच है नहीं, झागी बनी, ये स्कूटर है या खीरा है। अब अगली तस्वीर देखें जी साहब। प्लीज अब ये ना कह देना कि ये तैयारा पीआईए का। नहीं, अगला नहीं, पिछला पीआईए का है। अगले में तो पेट्रोल है, वो पिछले को बांध के लेके जा रहा है। जी जनाब, उसने उसको कहा पेट्रोल तेरे च है कोई नहीं, चल तेन लाहौर छाड़ा। और पिछले तैयारे का पायलट जो है वो बेचारा अनाउंसमेंट कर रहा है कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जाना तो हमने लाहौर ही है, मगर फिर भी अगले तैयारे पे डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ छोड़ गया। अब अगली तस्वीर देखें जी साहब। हाय हाय, वो देखो जरा, अपने उसके मुंह में सिगरेट है और वो नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा रहा है। वैसे ये तस्वीर सारे पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। क्या मतलब? हर बंदा हर उस चीज से मना कर रहा है जो वो खुद आप कर रहा है। कोई हमें नहीं कहने वाला कि ठहर फकीरा कालिया फोली आप किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डगोरी फेर। अजीज साहब, ये तस्वीर देखकर बताएं, आपने भी स्कूल जाते हुए पहले दिन यही किया था? दिखाओ जरा। ये ले। हो माँ बेचारी बच्चे को फुल खींच रही है और उसने कस के कार पकड़ी हुई जी। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। यप। माँ सदके जाए, इस बेचारे का तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है ना। हाँ जी। मेरी तो ऑल लाइफ ऑफ स्कूल यही रही है। ऐसा मैं अब्बा जी की साइकिल के कैरियर को कस के पकड़ता था कि ओए होए। एक दो दफा तो ये पहिए की तारों के साथ पूरा लिपट गया था। क्या मतलब है तुम्हारा यार? नहीं हद हो गई है, मैं यही हूँ या कोई टाकी या कोई छापर हूँ जो तारों में फंस गया था। यार वैसे जब साइकिल की तारों में शापर फंसता था तो कितना मजा आता था। साइकिल चलाने पे आवाज आती थी, ये साइकिल में मोटरसाइकिल का मजा लेता था उस आवाज की वजह से। अजीजा गुस्सा ना करें, आप अगली तस्वीर देख लें प्लीज। ये लें। अल्लाह फाड़
وہ دیکھو یہ سارے جیمیٹری باکس کی چیزیں اس بچی نے اپنے والوں میں پھنسائی ہوئی. اللہ لوگ کہ مجھے تو یہ تمہاری فوٹو ہی لگتی ہے. عزیز صاحب میری نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے بچی سکول جاتے ہوئے یہ چیزیں پھنسا لیتی ہے بالوں میں. جب ہانڈی روٹی کرنے لگتی ہے تو ڈوئیاں, کفگیر, چمچیاں, کانٹے, بہت چیزیں ادھر رکھ لیتی ہے. ایک ویڈیو ہے, ہم تو رونا روتے رہتے ہیں نا کہ سڑکوں پہ ٹریفک کے دوران بھینسیں آ جاتی ہیں روڈز پہ. یہ ہندوستان میں دیکھو سڑکوں پہ کیا آتا ہے. دکھائیں جی, وہ دیکھو ہاتھی آ گئے جی, پورے غول کا غول ہے. مال کا تو سڑک کراس کر رہے ہیں, وہ ایک واپس چلا گیا. وہ ان کو لینے گیا نا باقیوں کو. وہ یہ تو کتنے سارے ہیں جی. اچھا بھائی ادھر بھینسیں ہی ٹھیک ہیں, بھینسوں کی تو ٹانگوں میں بندہ جا کے موٹر سائیکل بھی کٹ مارتا ہے. ہاتھی کو بندہ یہ رہا سا موٹر سائیکل ٹچ کرایا, اس نے آرام سے ایسے سونڈ مارنی ہے بڑا سے. بندے موٹر سائیکل سمیت اگے درخت پہ ٹنگے ہوں گے جا کے, جیسے ویسٹ انڈیز کا کرس گیل چھکا نہیں مارتا. ایک اور ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب, یہ لیں. شیشہ ٹوٹ گیا. بہت فٹے منہ بیٹے تمہاری کلا بازی. اس وجہ سے بزرگ کہتے ہیں کہ جوڈو کراٹے اچھی چیز نہیں ہے. وہ دیکھو اس نے اپنی ایک سمر سٹ میں سٹ بھی لوا لی ہے اور 60,000 کا نقصان بھی کر دیا. چلے اب انٹرسٹنگ سی تصویر دیکھ لیں. دلچسپ تصویر ہے یار. واہ 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 یار, اس پہ تبصرہ میں کیا کر سکتا ہوں. بس اس تصویر میں نا سجے والی تصویر کے تھلے لکھ دو الیکشن سے پہلے, اور کھبے والی تصویر پہ لکھ دو الیکشن کے بعد. اس کا کیا مطلب؟ یار الیکشن سے پہلے جو سیاستدان ہے نا وہ عوام کو گود میں اٹھائے پھرتے ہیں, لاڈیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور الیکشن کے بعد عوام بیچاری دکھوں سے بزرگ ہو جاتی ہے اور وہ سیاستدانوں کی لاڈیاں اٹھاتی پھرتی. اچھا عزیز صاحب اب ایک فنی سی تصویر دیکھیں. پہلی بھی ساری فنی تھی, پہلے کون سی تم دل کے آپریشن کی تصویریں دکھا رہی ہو. یہ دیکھیں جی. یہ کسی غریب ملک کی فیملی ہے جو امریکہ میں کسی ہوٹل میں برتن دھو رہے ہوتے ہیں اور واپس جا کے اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ہماری ادھر 5 منزلہ رہائش ہے. ایک دفعہ ہماری 4تھی منزل کی گرا کھول گئی تھی تو میرا گوڈا جا کے سیدھا چاچے کے ناک پہ بجا تھا. ویسے یہ تھا آج کا اس پہ آج. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.